बात करने जा रहे हैं समान नागरिक संहिता पर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। एक राज्य एक कानून, इन तमाम शब्दों को और इस कानून के बारे में आपने खबरों में खूब सुना होगा, मगर इन शब्दों के असल मायने क्या हैं, शायद अभी तक बराबरी से सभी को समझ नहीं आया है। उत्तराखंड वो पहला राज्य बना जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, लेकिन उस पर शुरू हुई पॉलिटिक्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो धर्म से परे, पंथ से परे, जाति से परे और वर्ग से परे सभी के लिए समान कानून की बात करता है। फिर चाहे वो विवाह की बात हो, तलाक की बात हो या उसके बाद संपत्ति के बंटवारे की बात हो, सभी पर एक समान कानून लागू होगा। मगर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोई समझे कैसे, जाने कैसे? अगर इस पर कोई आपसे गलत बात कर रहा है, कोई भ्रम फैला रहा है, तो वो आप जानेंगे कैसे? जी भारत पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के एक्सपर्ट जुड़ गए हैं मनु गौड़ जी, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली कमेटी के सदस्य हैं। मनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी भारत पर। धन्यवाद धन्यवाद। मनु जी, जो बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मैंने सबसे ज्यादा बात सुनी है वो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ है। हिंदू विवाह में 7 फेरों का रीति रिवाज है और उस रीति का महत्व है। इस्लाम में निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि कानून के नाम पर क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा रहा है? वाकई में जैसी बातें हो रही है, यह भ्रम है या सत्य है? देखिए, ये सरासर भ्रम है। अगर हम देखें तो भारतीय संविधान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए उचित समय पर इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला था ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ। और इसमें किसी के भी कस्टमरी राइट्स जो भी हैं, हाँ। जो भी उनकी कल्चर है, हेरिटेज है, उनके कस्टम्स हैं, उनसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये यूनिफॉर्म सिविल के कोड में सिर्फ ये कहा गया है कि आपको अपने विवाह का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना है। विवाह आप अपनी धार्मिक पद्धति के हिसाब से कर सकते हैं। हाँ। हाँ, कुछ चीजें जरूर निश्चित की गई हैं, जैसे विवाह की आयु। मेरे ख्याल से कोई भी सभ्य समाज ये नहीं चाहेगा आज के समय में कि किसी भी बच्ची की 18 वर्ष से कम आयु में विवाह किया जाए। जी। तो उसमें आयु निर्धारित की गई है। कोई भी सभ्य समाज ये नहीं चाहेगा कि एक से अधिक पत्नियां हों, मल्टीपल मैरिजेस, बहु विवाह प्रथा जारी रहे। आज के समय में कोई नहीं चाहता, उसे दूर करा गया है। और पुनर्विवाह के केसेस में जो कुछ शर्तें होती थी कुछ समुदायों में, उन हाँ। शर्तों को हटाया गया, ठीक है। जिससे कि महिला का शोषण ना हो सके, उसको अधिकार मिल सके। ठीक है। अगर अनंत कारज किया जाए या फिर 7 फेरे लिए जाएं या निकाह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए, आपको जो रीति रिवाज अपनाने आप अपना सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन एक ही जगह करवाना है, ये कानून है। तो ये एक आपने बहुत बड़ा भ्रम दूर किया। मगर जैसे निकाह हुआ तो उसमें तो मेहर की राशि पहले से तय हो जाती है। जब तलाक होगा तो पत्नी को कितना पैसा मिलेगा ये तो शादी के पहले से तय होता है। हिंदुओं में तो मेहर जैसा कुछ नहीं होता, जन्मों का बंधन मानकर शादी हो जाती है। तो तलाक के बाद तो हिंदू महिलाओं की आजीविका ज्यादा संकट में होगी ना। तो फिर फोकस केवल मुस्लिम महिलाओं पर क्यों? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वास्तव में मुस्लिम जो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिजेस हैं, जैसे हाँ। मुस्लिम मैरिज है, वहां पर निकाह में मेहर की राशि तय हो जाती है। हाँ। लेकिन स्थिति क्या होती है कि मेहर, आज जैसे विवाह हुआ, आज मेहर की राशि तय हो गई। 10 साल बाद निकाह हो रहा है, 10 साल बाद उस पैसे की वैल्यू कुछ और होगी, जीवन यापन के लिए कुछ और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। हाँ। तो सिर्फ मेहर की रकम से पत्नी का या बच्चे का, जो उस विवाह के दौरान बच्चों ने जन्म लिया, उनका भरण पोषण नहीं हो पाता। हाँ। तो इसे ध्यान में रखते हुए मुस्लिम महिलाओं के लिए, और शाहबानो केस जैसे बड़े जजमेंट्स माननीय उच्चतम न्यायालय के रहे हैं, इन्हें ही ठीक ध्यान है। में रखते हुए हम्म। सभी महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार दिया गया है यूसीसी के अंतर्गत। और खास तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए मेहर की जो राशि है वो इस मेंटेनेंस से अलग रखी गई है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। हम्म। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो मेहर की राशि प्लस मेंटेनेंस उन्हें मिलेगा। ये एक अच्छी चीज है, आपने बहुत ही लाइट में लाया इस चीज को कि चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, महिलाओं की आजीविका से कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक टर्म है लिव इन रिलेशनशिप। बहुत सारे बुजुर्गों को इसका मतलब तो नहीं पता, मगर जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है उसके बाद वो बुजुर्ग कहते हैं कि आपने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी है। तो अगर ये भ्रम है तो ये भी दूर कर दीजिए मनोज जी, कि लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड में हो रहा है या फिर कानून में या संविधान में पहले से इसकी मान्यता है, कहीं पर इसका जिक्र है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन पे कानून बनाकर इसे मान्यता दे दी गई।
ये वास्तव में भ्रम है। हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय और हम्म। विभिन्न राज्यों के अलग अलग उच्च न्यायालय लिव इन जैसे संबंधों के ऊपर अपने बड़े निर्णय दे चुके हैं। जी। दूसरी चीज, हमारा एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप उठा के देखेंगे तो उसमें ऐसे संबंध जो कि इन द नेचर ऑफ मैरिज हैं, वो लोग विवाहित नहीं है, पति पत्नी नहीं है, लेकिन पति पत्नी जैसे विवाह जैसे संबंधों में रह रहे हैं साथ एक शेयर्ड हाउस होल्ड में, तो उसके लिए भी उसमें महिला के संरक्षण के लिए, उनके अगर बच्चों का जन्म होता है उनके संरक्षण के लिए, तो उसमें कानून बनाया गया है, उसमें प्रावधान है। तो हम्म। ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जो ऐसे संबंधों में बच्चों का जन्म हो रहा है हाँ। उनके अधिकारों का संरक्षण के लिए इसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण जरूर कराया गया है, ठीक है। जिससे कि ये पता लग सके कि कोई भी दो लोग हम्म। किस समय से किस समय तक लिव-इन संबंधों में रहे। पर मनोज जी, एक बात बताइए कि शादी एक सामाजिक बंधन है, अपने आप में एक लीगल बंधन है। अगर मैं चाह ही नहीं रहा हूं कि मैं सामाजिक बंधन में बंधूं, इसीलिए तो मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूं, ये तो मेरा एक निजी फैसला है। आप मेरी प्राइवेसी के अंदर एंटर कर रहे हैं, सरकार प्राइवेसी में क्यों आती है? लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना क्या निजता के अधिकार का या राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होगा? आप मुझे इसका प्रावधान समझा दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चाह रहा हूं कि ये मेरे तक रहे और ये सारी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंच रही है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि लिव इन के पंजीकरण के लिए अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर स्पष्ट है कि ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ ओनली पर्पसेस ऑफ रिकॉर्ड है। हम्म। ये किसी को भी शेयर नहीं करा जाएगा, पहली चीज। हाँ। दूसरी चीज, जहां तक निजता के अधिकार की बात है, तो हम्म। क्योंकि ये आपका डेटा कहीं शेयर ही नहीं हो रहा, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि जी आपके निजता का हनन हो रहा है। हम्म। सरकार ये कदम क्यों उठा रही है, उसे उठाने का कारण सबसे बड़ा ये है कि इसमें कई तरह के केसेस होते हैं, क्राइम होता है। एनसीआरबी का डेटा उठा के अगर हम देखेंगे तो पता हाँ। लगेगा हाँ। कि लिव इन जैसे संबंधों में कितने अपराध होते हैं। हाँ। बहुत से लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर और बच्चियों को, क्योंकि वो बालिग होती हैं 18 साल में, और उन्हें वो पढ़ के जो है अपने कॉलेज में जाती हैं, स्कूल से हम्म। बाहर जाती हैं, तो उन्हें धोखे से बहला फुसला के ये सारी घटनाएं होती हैं, और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक है। दूसरी वहीं ये भी होता है कि जब तक संबंध ठीक रहा तब तक ठीक है। उसके बाद कई केसेस ऐसे भी देखने के लिए आए कि बाद में रेप के केसेस लगा दिए गए, और हम्म। व्यक्ति के पास प्रूव करने के लिए कोई भी आधिकारिक दस्तावेज नहीं होता हम्म। हम्म। कि वो ये बता सके कि हमारा ये सब कंसेंशुअल था, हम लोग म्यूचुअली एग्रीड थे एक संबंध में। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसलिए, और जहां तक बात है पेरेंट्स को बताने की, हम्म। उन्हें सूचित करने, तो 18 साल से 21 साल, क्योंकि एज ऑफ मैरिज हमारी 21 साल है, ठीक है। तो 21 लड़के के लिए तो 21 साल से कम यदि कोई लिव इन संबंधों में रहता है, हाँ। तब उनके पेरेंट्स को सूचित किया जाएगा। ठीक नहीं है। तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। 21 पर साल से ऊपर के मनोज लिए जी, कोई ऐसे में तो फिर एक कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात है कि मेरी उम्र अगर 18 से 20 साल के बीच है और अगर मैं प्राइवेसी चाह रहा हूं और मैं लिव इन रिलेशनशिप में हूं, तो मैं आपके पास आऊंगा ही क्यों रजिस्टर करवाने के लिए? आप तो सीधे 18 से 21 साल वालों के बारे में, उनके लिव इन रिलेशनशिप के बारे में उनके पेरेंट्स को बता रहे हैं। अगर कोई चाह ही ना रहा हो कि पेरेंट्स को पता लगे, तो फिर वो रजिस्टर ही नहीं करवाएगा। नहीं, तो इससे इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर तो सरकार को लड़कों के लिए एज ऑफ मैरिज भी, क्योंकि आप बालिग हो गए हैं, वोट देने का अधिकार है, सारी चीजें हैं, तो वो एज ऑफ मैरिज भी घटाकर 21 की जगह 18 कर देनी चाहिए। हाँ। तो कोई कारण होगा जिसकी वजह से आज तक के कानूनों में लड़कों की विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। हम्म। अब लड़कियों की जा रही है 18 वर्ष हाँ। निर्धारित। हाँ। तो किस तरह से 18 साल का बच्चा 12th पास करता है, 12th पास करने के बाद वो कॉलेज जाता है, हम्म। पहली बार बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है, हम्म। तो उस समय उस एज ग्रुप में, 18 से 21 साल के एज ग्रुप में उसके उसके साथ कोई भी घटना होने की, दुर्घटना होने के चांसेस, बहलाए फुसलाए जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ। तो कम से कम पेरेंट्स को यह पता होना चाहिए अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कि वो हम्म। किन के साथ रह रहा है, ठीक वो है। किस तरह के संबंधों में रह रहा है। हम्म। और पेरेंट्स से अगर हम वहीं उसी और दूसरी तरफ देखें, हम्म। तो बच्चे का अगर पेरेंट्स से मन नहीं मिलता है, और हाँ। बच्चे भी पेरेंट्स से अपने मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो हाँ। मेंटेनेंस अगर बच्चे
क्लेम करते हैं तो कानून में उन्हें 25 साल तक एजुकेशनल लाइबिलिटी के लिए पेरेंट्स को की ड्यूटी है, उनके नेचुरल गार्जियन की, जी। कि वो उन्हें मेंटेनेंस देंगे। तो एक और तो आप 25 साल की उम्र तक अपने पेरेंट्स पर लाइबल रहने के लिए तैयार हैं, हाँ। उनसे कुछ चाहते हैं, पेरेंट्स को आप ये भी अधिकार सूचना नहीं देने के लिए तैयार हैं कि हम्म। वो आप कैसे रह रहे हैं। करेक्ट है, ये एक बहुत एक नया पॉइंट है जो अभी एड ऑन हुआ। थैंक यू सो मच, आपने ये पॉइंट यहाँ पर ऐड किया। मगर एक चीज़ और है कि अगर कोई लिव इन पार्टनर है और वो दोनों साथ में रह रहे हैं, किसी किराए के मकान में रह रहे हैं, हो सकता है मकान मालिक उन्हें परेशान करें, हो सकता है अड़ोस पड़ोस के लोग उन्हें परेशान करें, या जो पुलिस वाले हैं अगर उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो ये तो एक करप्शन का माध्यम बन जाएगा, लोग पैसा ऐंठने लगेंगे। इसको रोकने के लिए यूसीसी में कोई प्रावधान है क्या? देखिए, पहली चीज ये है कि यूसीसी में कोई भी कंप्लेंट अगर होगी तो वो ऑनलाइन वेब पोर्टल के द्वारा होगी, और उसमें वो जो भी कंप्लेंट करने वाला होगा वो आधार वेरीफाइड कंप्लेनेंट होगा। ठीक तो है। पहले उसका वेरिफिकेशन होगा, तभी वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। हम्म। अगर उसकी पहली कंप्लेंट गलत पाई जाती है, हाँ। वो गलत कंप्लेंट है, तो वो उस पे की पेनल्टी है उसके ऊपर, हम्म। और उसे उसे फाइनेंशियल पेनल्टी है। और उसके बाद अगर दूसरी बार भी वो किसी और की कंप्लेंट करता है और वो भी कंप्लेंट गलत पाई जाती है, तो वो पेनल्टी जस्ट डबल हो जाती है, और उसे हमेशा के लिए किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल पे कंप्लेंट करने से बैन कर दिया जाता है। तो जो लोग बात कर रहे हैं मॉरल मॉरल पुलिसिंग बढ़ेगी, ये चीज समिति के संज्ञान में भी थी। इसी वजह से कंप्लेंट किस तरह से फाइल करनी है और कंप्लेनेंट इसका कोई भी मिसयूज ना करे, और खास तौर से पुलिस को इससे बिल्कुल दूर रखा गया है। क्योंकि अगर कोई भी कंप्लेंट होगी वो सिर्फ मजिस्ट्रेट लेवल, एसडीएम लेवल ऑफिसर, जो रजिस्ट्रार है लिव इन रिलेशनशिप्स का या यूसीसी के अंतर्गत, सिर्फ उसी के पास हो सकती है। तो ठीक है। इसमें पुलिस का कोई रोल। ठीक है, ये एक और नया पॉइंट ऐड होता है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। किसी की मृत्यु के बाद जो संपत्ति का ट्रांसफर होता है वो कैसे कैसे हो सकता है, किन किन तरीकों से हो सकता है? क्योंकि जब संपत्ति के अधिकार की बात आती है तो हम कहते हैं कि एक बेटे का एक घर है, मगर भारत में बेटियां दो घरों की लाज होती हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि दो घरों की लाज अगर दो घरों की संपत्ति की मालकिन भी हो जाएगी तो ये पुरुषों के साथ गलत नहीं है कि महिला अपने पिता की संपत्ति पर भी अधिकार रखे, अपने पति की संपत्ति पर भी अधिकार रखे, मगर पुरुषों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं? देखिए, मैं अपना उदाहरण देके बताता हूं। जैसे मैं विवाहित हूं और मेरी एक बहन है, तो मेरे माता पिता की संपत्ति में मेरी बहन को भी समान अधिकार दिया गया है। और ये चीज हिंदू रिलीजन में तो पहले से है, 2005 से माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट के बाद से। कुछ समुदायों में भिन्नता थी, तो उन्हें भी एक समान करा गया है। लेकिन वहीं अगर देखें तो अगर मैं विवाहित हूं और मेरी पत्नी जो है, तो वो भी तो अपने, मैं कैसे उसे भी तो वो अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकारी होगी। तो मुझे भी अगर संपत्ति मिल रही है तो वो दोनों तरफ से मिल रही है। और अब ये चीज अच्छी है कि अगर महिला के पास संपत्ति अधिक होगी तो निश्चित रूप से महिला सबल होंगी, सशक्त होंगी, और उनके शोषण के चांसेस, तलाक के, विवाह विच्छेद के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एडॉप्शन पर बात करें, क्या एडॉप्शन को लेकर भी कोई प्रावधान है? क्योंकि आने वाले समय में अगर किसी दूसरे धर्म के बच्चे को आप गोद लेना चाहते हैं तो क्या इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड में? खासतौर पर मुस्लिम वर्ग की ओर से इसका बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है, महिलाओं की ओर से इसका बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है। तो इस दोनों वर्गों को संतुष्ट करने के लिए यूसीसी में क्या खास है एडॉप्शन के प्रावधान को लेकर? देखिए, जब हम समिति ने जनसंवाद कार्यक्रम किया वृद्ध स्तर पे, तो खास तौर से मुस्लिम महिलाओं द्वारा ये अपेक्षा की गई कि जी। अडॉप्शन पे एक कानून ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें हाँ। हम मुस्लिम समाज की महिलाएं भी बच्चों को गोद ले सकें। करेक्ट। लेकिन जब समिति ने पूरा अध्ययन किया भारतीय कानूनों का, अन्य सारी चीजों का, तो एक भारत सरकार का एक एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। हम्म। तो अगर हम देखें, उसमें अडॉप्शन के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, और बहुत बड़ी मशीनरी, जी। बहुत बड़ा तंत्र उसके लिए बनाया गया है। हम्म। तो उससे आप अनाथ आश्रम से, अनाथालयों से बच्चों को गोद ले सकते हैं। हाँ। देन उसमें आप अपने रिलेटिव से भी बच्चा गोद ले सकते हैं। तो ठीक है। ये भी उसमें प्रावधान है। तो ये एक सेकुलर एक्ट है, हम्म। ऑलरेडी भारत सरकार का बना हुआ है। इसलिए यूसीसी के अंतर्गत अडॉप्शन के लिए कोई भी पृथक कानून बनाने की समिति ने आवश्यकता नहीं समझी। ठीक है, आप इसको सेकुलर एक्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब पर यह कानून लागू होता है। फिर आपने आदिवासियों ये को सब अलग क्यों कर दिया? आदिवासियों को आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर क्यों रख दिया?
देखिए, सबसे प्रमुख बात यह है कि ये जन भावनाओं के आधार पे बना हुआ कानून है। जी। आज तक शायद ही देश में कोई ऐसा कानून इतने वृहद स्तर पर जनसंवाद कार्यक्रमों के आधार पे बना होगा। लगभग 2.5 लाख से अधिक सुझाव आए थे। और अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के द्वारा जो अनुसूचित जनजाति हैं उन्हें एक विशेष दर्जा प्राप्त है। हाँ। उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स, उनके ट्रेडिशंस को संरक्षित रखने का भारतीय संविधान ने प्रावधान किया हुआ है। हम्म। इसी को ध्यान में रखते हुए, उनकी कल्चर और हेरिटेज को संरक्षित करने को ध्यान में रखते हुए इसे अभी वर्तमान में आदिवासी जितने भी हैं, जी। अनुसूचित जनजाति, उन्हें यूसीसी से बाहर इसका रखा भी एक गया है। जेन्युइन रीजन है आपके पास। मगर जुडिशियल प्रोसेस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हमारे देश में कानून के इस्तेमाल को न्याय के लिए करने की बजाय कानून के लूप होल्स का इस्तेमाल या उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है। कहीं ये शोषण का हथियार तो नहीं बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो यूसीसी के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा एक ऑनलाइन वेब पोर्टल तैयार किया गया है, जो हम्म। भारत सरकार और राज्य सरकार के अन्य वेब पोर्टल से, वेबसाइट से इंटीग्रेटेड है। तो सबसे पहली चीज, जो भी केसेस होते थे धोखा देके, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, तो अब वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। हम जोशीमठ में गए थे तो वहां पर एक महिला आई, हम्म। उसके पति का निधन हो गया था। उसने कहा मुझे पेंशन फंड वगैरह उनका कुछ नहीं मिला, वो सरकारी हाँ। कर्मचारी हाँ। थे, क्योंकि बाद में पता लगा उन्हें उनका एक पहली पत्नी भी थी। हम्म। तो अब ऐसा नहीं होगा यूसीसी के आने के बाद। दूसरा, हम्म। यूसीसी के अंतर्गत एक वारिस बनाने की जो डिक्लेरेशन ऑफ लीगल एयर्स जोड़ा गया है। हाँ। हाँ। मैं अपने जीते जी अपने वारिस डिक्लेयर कर सकता हूं कि मेरे वारिस क्लास 1 लीगल एयर, क्लास 2 लीगल एयर्स या अदर रिलेटिव्स में मेरे कौन कौन लोग हैं, मेरा कौन बेटा है, मेरी कौन बेटी है, कितने हैं। हम्म। तो हम्म। वो सब मैं डिक्लेयर कर सकता हूं अपने जीते जी। तो ठीक है। जिससे भविष्य में वारिसों के जो झगड़े होते हैं, संपत्ति के विवाद, हम्म। उसमें भी बहुत कमी है। और साथ में जो बहुत ही आसान कर दिया है यूसीसी के अंदर, हाँ। अपने विल का रजिस्ट्रेशन, अपनी वसीयत का पंजीकरण कराना, आप घर करेक्ट। बैठे ऑनलाइन अपने कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन और कर आप उसे सकते हैं। आप कभी पोर्टल का जिक्र कर रहे हैं, ये पोर्टल यूजर फ्रेंडली है? 100%, हाँ। ये मैंने कहा, जैसे बताया कि ये इतनी वेबसाइट से इंटीग्रेटेड है कि आपको उसमें ज्यादा डिटेल भरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ। आप सिर्फ अपना आधार नंबर जैसे ही डालेंगे, आपकी सारी डिटेल ऑटो फैच हो जाएगी। तो चलिए। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी सारी चीजें, तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। हम्म। और मेरे ख्याल से अभी तक लगभग 20,000 लोग इस पे अपनी एप्लीकेशन फाइल भी कर चुके हैं।